कि रिजर्वेशन को लेके श्रीनगर के अंदर एक बड़ा एहतिजाज होता है और उस एहतिजाज में जो है एमपी श्रीनगर अगर रोहल्ला भी शामिल हुए। उसके बाद हमने देखा कि कुछ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी इस पे रिएक्शन जो है वो सामने आया और कहीं ना कहीं सरकार के लिए इस वक्त एक टॉप चैलेंज बन चुका है रिजर्वेशन। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं एडवोकेट मोहम्मद आजम साहब, दीपक राणा जी, एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी, साथ साथ मीर मुजीब साहब जो कि ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, और साथ साथ प्रीति जी ये भी हमसे जुड़ चुकी है। इनसे राय जानते हैं कि किस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी जो है होनी चाहिए और जिस तरह से कंसर्न दिखाया जा रहा है हर एक कम्युनिटी की तरफ से, शायद हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट वाले ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके रिव्यू होना चाहिए और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के हिसाब से जो है रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो पहले मुजीब के पास ही जाते हैं। मुजीब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त हॉट टॉपिक है रिजर्वेशन, तो क्या लग रहा है कि सच में ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल। देखिए सर, मैं जो भी पहले बात करूंगा पूरे फैक्ट्स पे बात करूंगा, तथ्यों पे बात करूंगा। मतलब पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिजर्वेशन। कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशंस के बिल्कुल भी कोई खिलाफ नहीं है। मैंने ये बात कंसिस्टेंटली मेंटेन की है, चाहे जब हम फैक्ट डिबंकर हमने वीडियो बनाए, चाहे हमने जंतर मंतर से जब बात की इसकी पहले, चाहे हमने परसों गुपकार से बात की, तो वी हैव बीन कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग दिस पोजीशन दैट वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशंस। बट अब जब बात आती है एक्विटी की, जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 16(4) में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशंस, वहां पे हमें मिलता है कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एडुकेट रिप्रेजेंटेशंस, कि किसी भी जो रिजर्वेशन का जो बुनियाद होनी चाहिए वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड नहीं है मतलब ओपन मेरिट में, फिर उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल जस्ट 30 सेकंड्स लूंगा इस पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ओपन मेरिट क्या होता है और जनरल क्या होता है, बिकॉज इसी पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से फिर मिसअंडरस्टैंड करती है काफ़ी पॉपुलेशन। आप देखिए बिहार में अगर हम देखते हैं, हम नेशन वाइड प्रेसिडेंट्स देखते हैं, बिहार में 16% खाली जनरल पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे ओपन मेरिट का दायरा 50% है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए 18% जनरल पॉपुलेशन है, ओपन मेरिट का दायरा 50% है। आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, और जनरल पॉपुलेशन वहां पे अनरिजर्व खाली 25% है, लेकिन ओपन मेरिट 50% है। तो अब जो ये ओपन मेरिट डिवाइडेड बाय जनरल पॉपुलेशन का रेशियो है, हर कहीं पे 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि जम्मू कश्मीर में ही, जहां की अकॉर्डिंग टू सेंसस डाटा, जो लास्ट ऑफिशियल डाटा हमारे पास है 2011 का, वो बोलता है कि 69% आपकी जनरल आबादी है। उसको जब हम चल के लेते हैं, और इवन इफ वी अज्यूम फॉर सम रीजन की कुछ नए कास्ट रिजर्व्ड कैटेगरीज में एडिशन हो गई है, वी एक्सेप्ट दैट। उसके बावजूद फॉर सम रीजन इफ वी एक्सेप्ट कि अगर वो घट के अब खाली 60% ही रह गया है, या इवन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 मिनट के लिए मानते 55% ही रह गया है, जब हम वो ओएम बाई जनरल पॉपुलेशन का रेशियो देखते हैं 1.51 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओपन मेरिट का थ्रेशोल्ड बनता है 76.5%, जबकि है अभी 30% विच इज ओपन टू ऑल। तो ये यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। हमारा सिंपल कहना है कि ओपन मेरिट का दायरा आप इन प्रिंसिपल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन प्रिंसिपल विद द नेशनल प्रेसिडेंट्स एज वेल एज द स्टेट प्रेसिडेंट्स, उसको कर दीजिए, दायरा बढ़ाइए, ताकि सब वहां पे कंपीट करें। फिर अलग से क्लोज कोटा रखिए, हर किसी तबके के रखे। हम किसी तबके के खिलाफ नहीं है, उनको अपना दीजिए, बट अकॉर्डिंग टू द इट शुड रिफ्लेक्ट दैट पॉपुलेशन डायनामिक्स। जी तो प्रीति जी, जिस तरह से मंजूर साहब कह रहे हैं, तो आप उनकी बातों से एग्री कर रहे हो, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि पहाड़ी कम्युनिटी को भी अब शेड्यूल ट्राइब में जो है इंक्लूड किया गया। बिल्कुल। सबसे पहले तो ST2 में सिर्फ पहाड़ीज नहीं है, ST2 में गद्दा ब्राह्मण्स भी हैं, कोलीज भी हैं और पाटरीज भी हैं। इन ये सब मिला के जो है 10% हमें मिली है। ओपन मेरिट का ये कहना है कि ओपन मेरिट की जो कैप है दैट शुड नॉट क्रॉस 50%। बट अगर आप लॉजिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो इन्होंने बहुत सी स्टेट्स का जो है वो हमें वर्जन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बिहार में कितना % है या कुछ भी। लेकिन अगर आप JNK के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये कि जो रेशनलाइजेशन की बात बार बार उठ रही है, खासकर आगा राहुला साहब ने भी उनकी बात की है, तो उसके लिए एक सेंसस, जो प्रॉपर सेंसस जो होना चाहिए 2021 का, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि ओपन मेरिट की कैप जो है, जो ये कह रहे हैं 50% क्रॉस हो चुकी है, अगर आप लॉजिकली, मैं इन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप काउंट कीजिएगा तो ST1 एंड ST2 मिला के 20% है। अगर हम बात करते SC की तो वो 8% है, अगर हम बात करते ALC की तो वो 4% है, और अगर हम बात करते हैं RBA की तो वो 10% है। ये टोटल मिला के सर आप प्लीज़ काउंट कर सकते हैं यहाँ पे कितने % होता है? 50% है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। And then we are talking about EWS, that is economically weaker section.
अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जो रीसेंट वर्डिक्ट आया है, ये एडवोकेट्स जितने भी बैठे वो ज़्यादा मेरे से बेटर इस बारे में जानते हैं कि EWS इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज पीपल हु बिलोंग टू द ओपन मेरिट. एम आई राइट? ठीक है. एंड दैट 10% इज एक्सक्लूसिव फॉर ओपन मेरिट, तो वो तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता कैटेगरीज के लिए. नाउ कम्स टू द हॉरिजेंटल रिजर्वेशन. हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दो तरह के रिजर्वेशन है हमारे JNK में. पहली जो है वो है डिसेबल्ड जो हैं, फिजिकली जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए है, एंड 4% फॉर द एक्स सर्विसेज. एंड ही नोज, हाँ, एक्स सर्विस पर्सन, एंड ही नोज बेटर कि दैट इज हॉरिजेंटल रिजर्वेशन. दैट मीन्स कोई भी वर्टिकल रिजर्वेशन का उसमें फॉर्म भर सकता है, बट उसमें अगर एक कैटेगरी कोई अगर यूटिलाइज कर सकता है तो वो दूसरी कैटेगरी में नहीं आता है. तो दैट मीन्स वो भी एक्सक्लूसिवली ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स होते हैं. तो ये जो 20% है इसमें तो रिजर्वेशन वाले बाकी रिजर्व कैटेगरी फॉर्म भर ही नहीं सकते. तो अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ये कैलकुलेशन टोटली 50% का कैप क्रॉस नहीं करती है. अगर ये चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज रिजर्व कैटेगरी को चैलेंज नहीं कर सकते. आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 10% इज एक्सक्लूसिवली फॉर EWS. और शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में ये भी बोला है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन के जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है. तो आई होप सो कि ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50% इज रिजर्व, और जो बाकी 20% का बार बार जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो तो एक्सक्लूसिवली ओपन मेरिट्स के लिए होता है. तो इसको आगे फर्दर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेटर वे में हमें भी समझा सकते हैं, क्योंकि जितनी हमारी समझ है, जितना एडवोकेट्स जानते हैं, जितना हम सब जानते हैं, तो ये 20% जो है इसमें रिजर्व कैटेगरी वाले तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते. अब फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू द ST2 कैटेगरी, तो क्या मैं किसी और कैटेगरी में EWS में नहीं फॉर्म भर सकती? अगर इफ समवन बिलोंग्स टू ST1 कैटेगरी तो वो कभी भी PSC में फॉर्म नहीं भर सकते. तो दिस इज वेरी इररेलेवेंट फैक्ट्स, और मुझे लगता है इन फैक्ट्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एक मिनट जी जी माइक जी. तो इसको मैं थोड़ा रिबट करना चाहूँगा. मैम ने यहाँ पे कुछ पॉइंट रेज किए कि EWS का बाकी. पहले तो सबसे पहली बात हमें समझना चाहिए कि JNK इज नॉट लाइक बिहार, इट्स नॉट तमिलनाडु, इट्स नॉट एनी अदर स्टेट. इसकी पॉपुलेशन डायनेमिक्स यूनिक है. एज आई सेड कि ठीक है, जब सेंसस होता है विल वेट फॉर द ऑफिशियल सेंसस, बट हमें जो अभी जिसके बेसिस पे अभी रिजर्वेशंस दी गई है वो 2011 का सेंसस है. उस सेंसस में ही जब आपकी जनरल की पॉपुलेशन 69% है, तो हाउ कैन यू मतलब से कि पहले ही आप 50% ब्रीच लिमिट करने की बात करते हो. वो सीलिंग लिमिट दैट इज एन एक्सेप्शनल केस. देखिए मैं आपका हवाला देता हूँ सीधा BR अम्बेडकर जी का, जो कि फादर ऑफ रिजर्वेशंस है. उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये एक फेमस स्टेटमेंट है, इट्स रिकॉर्ड इन द डिबेट्स, यू कैन गूगल इट. वो कहते हैं कि आई वुड नॉट बी want to be part of a society where the reserved are 70% and the open is just 30%. He said that merit is the rule and reservation is the exception, not vice versa. तो जब आप मेरिट को ही एक कैजुअलिटी बना रहे हो, मेरिट को ही आप लिमिट कर रहे हो, तो यू आर कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्टिंग है. दूसरी बात, आपने कहा कि EWS की बात की आपने कि ठीक है, जब हम देखते हैं 50% तो रिजर्व्ड है, फिर 10% EWS है, फिर 4% हॉरिजॉन्टल है. ये तो हम ये बात होती है कहाँ पे? JKPSC में. अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा SSB का, वहां पे तो ये बहुत उससे भी ज्यादा एक्सीड होता है. वहां पे हॉरिजॉन्टल कितना काट काट के लिटरली 60% ये वर्टिकल है, 40 हॉरिजॉन्टल है. आई विल शो यू द प्रूफ आल्सो जस्ट नाउ. पहले तो हम बात करते हैं EWS की. EWS में जब हमने RTI किया, वी फाउंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतनी कम है, नॉट इवन मतलब ऑल्दो टेक्निकली तो सारी पॉपुलेशन अवेलेबल है, बट जब हम रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, हम उधर बात करते हैं कि EWS को कैसे इंक्लूसिव बनाना है. फॉर एग्जांपल अगर मतलब यहाँ पे किसी के पास चार रूम का कोई मकान है, 5 रूम का है, या इवन सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी है, तो वो इज ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड. फिर रही बात RBA की, तो नॉट इवन 1% EWS ऑफ द जनरल पॉपुलेशन इज एलिजिबल फॉर EWS. ये डाटा है, आप हमने इस पे RTI किया है, वी विल शो दैट आल्सो. I want to say something on जी. it, please. This is, let me clear you one thing. If you think कि there is a flaws in the EWS category, then you cannot compare it with the cap, na? This particular cap is only for the open merit students. You cannot say कि आप यहाँ पे fall नहीं करते हो. अगर open category वाला कोई इसमें fall नहीं करता है, तो ये जो बाकी categories वाले इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है. तो you have right, absolutely. So this is about the EWS. We are saying that rationalization does not just mean like, you know, the holistic vertical reservation. It includes the EWS. Everything is holistically included in this. इसमें बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, इसमें सब कैटेगराइजेशन का भी आता है. बाकी आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड्रेस दिस थिंग. एक तो ये हो गया EWS का कि नॉट इवन 1%. अब आप करते हो बात RBA की कि भाई RBA तो हम तो ST2 से, हमारा तो RBA में एलिजिबल भी नहीं है. बट दिस इज अ डाटा दैट इन राजौरी पुंछ अलोन, दिस इज अ डाटा कि RBA एंड ALC इज एंजॉयड बाय 460 विलेजेस करंटली, जहां पे अभी ST2 है. तो वहां पे ST1 है, ST2 है, RBA है, ALC है. For just 2 districts, 4 categories, and there is a district like Srinagar or there is Anantnag, which are in itself bigger, that has bigger population than Rajouri Poonch.
वहाँ की आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, फिर उधर की देखिए। लाइक इफ यू हैव एसएसबी पोस्ट 200, तो वहाँ से राजौरी पुंछ से एसएसबी में होते हैं। श्रीनगर के ऑलरेडी मतलब ओनली एंड ओनली 7-8 आपको मिलेंगे। आप ये लिस्ट देखिए ऑन एन एवरेज, तो ये डिफरेंस है इसमें। जी हाँ जी। सलोत्रा साहब हमारे साथ है, एडवोकेट सलोत्रा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा ओवरऑल ये रिजर्वेशन कैसी होनी चाहिए, क्या रिजर्वेशन का फ़ायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको बराबर रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है? देखिए, सबसे पहले रिजर्वेशन के बेसिक कंसेप्ट पे क्लैरिटी जब तक नहीं होगी बात को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से? जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, 1928 की बात है ये, तो अंबेडकर जी ने वहाँ रिप्रेजेंट किया था ये कहते हुए कि मेरी कम्युनिटी जो है, जिसको उन्होंने एससी और एसटी कहा था उस समय, 15% के करीब दोनों की पॉपुलेशन बताई गई थी, 22% के करीब। तो उन्होंने कहा था कि मेरी कम्युनिटी के ना तो लोग पढ़े लिखे हैं, ना ही इनको कोई नौकरी रोजगार मिलता है, ना ही कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अनटचेबल है, इनको कोई छूता तक नहीं है। यहाँ से बेस बना था रिजर्वेशन का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए और अपनी बात रखिए। कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, आपको याद होगा, साइमन कमीशन का। अब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात उठी तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने पूरी कांग्रेस पहले तो बाइकआउट कर गई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए नहीं, और सेकंड थर्ड में जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अम्बेडकर अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर वहां पे अल्टीमेटली अम्बेडकर सक्सीडेड इन प्रूविंग दैट ही इज द लीडर ऑफ हिज कम्युनिटी। वहां पे पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से बात नहीं हुई थी, वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी कि एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अलग से इलेक्शन लड़ेंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स में। उन्हीं के लोग वोट डालेंगे, उन्हीं के लोग चुनेंगे। ये बड़े कम लोगों को पता है, उसको ड्यूल वोटिंग राइट कहा गया था। और जब जनरल कैंडिडेट खड़ा होगा तो उनको भी एससी एसटी के लोग वोट करेंगे। तो यहां से रिजर्वेशन का बेसिक कंसेप्ट शुरू हुआ। मगर गांधी जी ने इंडिया में आते ही मरण व्रत रख दिया और अल्टीमेटली यरवदा जेल में उनको कैद कर दिया गया था। वहां फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, बड़ा मशहूर है, अगर आप गूगल में पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली वहां पर एक कंसेंसस बना था, जो रिजर्वेशन का फॉर्मेट आज हम देख रहे हैं। उसमें गांधी जी ने ये बात ऑफर की थी अंबेडकर जी को कि बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल जितनी आपकी परसेंटेज है उतना हम आपको दे देते हैं। और 1932 की ये बात है। 1935 में अगर आपको याद हो तो सेकेंड इंडिया एक्ट आया। सेकेंड इंडिया एक्ट में फिर इस कंसेप्ट को रखा गया। 1936 और 1937 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्टें बनी, उनका पूरा डाटा कलेक्ट किया गया और परसेंटेज के हिसाब से पूरे इंडिया में रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्या था? वो डिप्राइव्ड सेक्शन जो इग्नोर्ड है, जिसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उसको हिस्सेदारी दी जाएगी। रिजर्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और डेमोक्रेटिक सेटअप तब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके बाद हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप 1950 से शुरू हुआ, मगर उसकी बुनियाद 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट में रख दी गई थी। तो आने वाले दिनों में पता था कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह की होंगी। अब इसमें दूसरी चीज समझने वाली ये है कि यहां भी बात चल रही है कि हमारे पास सेंसस नहीं है, तो डाटा नहीं है, फिर ये इतनी रिजर्वेशन आई कहां से? लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में जो हुआ है वो हुआ है 1931 में। अब इस पे हमारे लोग को फोकस नहीं करते। वो सेंसस जे&के में भी हुआ है। उस सेंसस के मुताबिक आपको सुन के हैरानी होगी, कईयों को शॉक हो जाएगा। आप जाइए उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उसमें वो पूरे सेंसस का डाटा है। जे&के का 52% SC ST को छोड़कर बैकवर्ड है। यू गेटिंग माय पॉइंट? SC ST को छोड़ दीजिए, आप ओबीसी को अगर ले लेंगे 52 है। अगर SC ST इसमें अगर ऐड कर देते हैं आप, तो 60 में तो SC पहुंच जाएगा, ST अलग से है जो खुद को 20% कहता है। तो रिजर्व कैटेगरी यहां 70% क्रॉस कर जाती है। तो ओपन और रिजर्व का कंफ्यूजन यहां से शुरू हो रहा है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं ये भी दे दूं कि RBA और ALC कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस में फिट नहीं बैठता। 2002 में एक रिट फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मेरे फाजिल दोस्त शायद जानते होंगे, आजम साहब जानते होंगे, मेरे ये दोस्त भी अब रिजर्वेशन में बात कर रहे हैं तो इन्होंने जरूर देखा होगा। मुनीलाल बदान वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के 2006 में विदड्रॉ हुई। फिर लिबर्टी थी सेकंड फाइल करने की, क्योंकि 2004 में एक्ट आ गया था। 2004 में रिजर्वेशन एक्ट आया, 2005 पहले SRO हुआ करता था, 2005 में रूल्स आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप इनको भी चैलेंज कीजिए। 2006 में फिर चैलेंज हुआ और 2022 में
सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट ये कह के डिसमिस कर दी कि वो पुराने लॉज खत्म हो गए हैं, अब क्योंकि सेंटर का डायरेक्ट यहाँ पे डोमेन है तो ये रिट इनफ्रक्चुअस है, लिहाजा अब सेंटर देखेगा कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है। अब 1931 के बाद का सेंसस हमारे पास अवेलेबल है नहीं, ये दिक्कत है। अब रिजर्वेशन की दूसरी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम मिस कर रहे हैं उस पर भी फोकस कर लेते हैं। अपर कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या जो भी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? उनकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उनके पास पोस्ट कितनी है, उनके एमएलए कितने हैं, उनके एमपी कितने हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं, उनके कमिश्नर सेक्रेटरी कितने हैं। तो ये सारा डाटा जब आपके पास होगा फिर आप बात कर पाएंगे, जो कि आपके पास नहीं है। आपको ये बात सुन के शॉक हो जाएगा, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुई है, एनसी ने भी टिकट्स दी हैं, कांग्रेस ने भी दी है, बीजेपी ने भी दी है। ओबीसी के, अगर आप जाट बिरादरी को ओबीसी मान लें, जो अभी इंक्लूड हुई है, पहले नहीं थी, एम आई क्लियर, पहले नहीं थी। अगर आप जाट बिरादरी को सेपरेट कर दें तो तीनों पार्टियों में से किसी ने एक भी एमएलए ओबीसी को टिकट नहीं दिया, एक भी, जिनकी 52% पॉपुलेशन, मैं नहीं कह रहा, ये सेंसस है 1931 का, उसके बाद हुआ ही नहीं। अगर उसके पास हुआ होता उसके बाद तो मैं कहता कम है या ज्यादा है। और एक चीज और मैं बता दूं, जिनकी 52 पॉपुलेशन है, बच्चे उन्हीं के ज्यादा होते हैं। ओबीसी है जो, या एससी है जिनके बच्चों की कोई कमी नहीं है, तो मेरा ख्याल वो 52 से पीछे गए हुए लगता नहीं है मुझे, पर चलो मान लेते हैं 2-4-5% कम भी हो गया होगा, तो तब भी 50 नहीं तो फिर 40 लगा लेते हैं। जिनकी 40% भी पॉपुलेशन है उनको कोई एक टिकट नहीं देता एमएलए की। तो आप जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। यही बात 1928 में साइमन कमीशन को अंबेडकर जी ने कही थी कि हमारा कोई एमएलए नहीं, हमारा कोई, तब वायसराय की काउंसिल होती थी, हमारा कोई वहां जो मेंबर होता है मिनिस्टर, जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर तब मेंबर होते थे, हमारा वहां कोई मेंबर नहीं, हमारा कोई नीचे असेंबली लेवल पे नहीं, उससे नीचे लेवल पे नहीं, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है कहां? यहां से कंसेप्ट शुरू हुआ। तो मैं उस बात को फिर रीट्रेट कर दूं कि आज भी अगर एससी एसटी को 2 मिनट के लिए म्यूट कर दें तो ओबीसी को कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर लड़ाई किसकी लगी हुई है? मेरे फाजिल दोस्त कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, मैं इनका डाटा दुरुस्त कर दूं। 69% रिजर्वेशन है सब तमिलनाडु में, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। 9 शेड्यूल में है वो। इसके बाद बिहार के सेंसस में आ गया है, रिजर्व कैटेगरी वहां 82% निकली, और वो 69 पे आ रहे हैं। सर वो, सर कोर्ट की नली कोर्ट किस लिए काम कर रही है? यही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट में कौन बैठा है? वही तथाकथित अपर कास्ट के लोग। आप बताइए ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया कहां से आ गया? सर मुझे बताइए, रिजर्वेशन का बेस क्या है कि जिस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अपर कास्ट 80% सीटों पे कब्जे में था, 10 और दे दिया। कैसे दे दिया? आपके पास डाटा है ना उसका, कम से कम एससी एसटी का और अपर कास्ट का तो है, ओबीसी का नहीं है। नहीं सही, जिनका गलबा है, आप देखिए बीजेपी के कितने प्राइम मिनिस्टर अपर कास्ट के हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर अपर कास्ट के हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर अपर कास्ट के हैं, कांग्रेस के कितने हैं, आप एक डाटा ले लीजिए। तो जिनका कब्जा है पूरा, फिर कैबिनेट कमिश्नर सेक्रेटरी ले लीजिए, सेक्रेटरीट में किन की भरमार है, डॉक्टर्स गिन लीजिए, इंजीनियर गिन लीजिए, सबका डाटा ले लीजिए। तो जिनका पहले ही गलबा था उनको 10 और दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। जबकि यही सुप्रीम कोर्ट ओबीसी के केस में कहती है पहले सेंसस करवाओ। यही हाई कोर्ट्स हैं मध्य प्रदेश की, यूपी की, बिहार की, जे&के की, जब भी हम रिट फाइल करते हैं पहले सेंसस कराओ। अब सेंसस डोमेन है सेंटर का, पूरी कंट्री से आवाज उठ रही है कास्ट बेस्ड सेंसस करवाओ। क्यों नहीं करवाते आप? इसलिए नहीं करवाते कि तब आपको पता चलेगा सो कॉल्ड अपर कास्ट 4 या 5 या 6% से ऊपर है ही नहीं, तो फिर आप दोगे कैसे उनको? और उनका जो कब्जा वो कैसे, उनको बरकरार कैसे रखोगे आप? तीसरा पॉइंट में एक बात कह के, क्योंकि मुझे पता सबने बोलना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे मेरिट की। सर आज घर जाके 20 साल का आईएएस का रिकॉर्ड निकाल के बैठ जाइएगा सर में पानी डाल के। रिटर्न में टॉप करते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, और इंटरव्यू में 250 में से उनको मिलते हैं 19 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर। और जो अपर कास्ट के लोग उनसे दूर पीछे होते हैं, उनको 220 नंबर, 228 नंबर देके आप पीछे से उठा के सबसे आगे ले जाते हो और आपका मेरिट बनता है। व्हाट इज दिस मेरिट? डॉक्टर्स की लिस्ट ले लीजिए, कोई लिस्ट ले लीजिए, हर लिस्ट में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लीड करता है। मैं कहता हूं रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ना आपको एक सीट नहीं मिलेगी। याद रखिए मेरी बात, हम इतने काबिल है, सारी सीटें हम ले जाएंगे, मगर इंटरव्यू में बैठे हुए तथाकथित आपके ऊंची जाति के लोग हमें पछाड़ पछाड़ के पीछे फेंकते हैं और फिर हमें रिजर्वेशन लेनी पड़ती है। वरना हम तो रिजर्वेशन मांगे भी ना, आप मांगो, जो हालात हैं आज देश के। सुमित्रा साहब, मुनीब रिप्लाई देना
जानना चाहते हैं। सर ने देखिए आई रिस्पेक्ट सर ने काफी पैशनेटली अपनी बात रखी। मैं उनके ओपिनियन की कदर करता हूँ, मतलब ही हैज हिज ओन व्यूज, पैशनेट हैं, ठीक है। बट लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स हियर, लाइक अगेन गो बैक टू फैक्ट्स। सर ने रेफरेंस दी 1931 का कि उसका सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट उन्होंने बोला, लेकिन अगर हम देखते हैं रिजर्वेशंस की जो बुनियाद है वो इंपीरियल गेजेटर ऑफ इंडिया में आया था 1911 में, ठीक है। उसमें क्या था कि जब किसी कम्युनिटी को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस होती थी तो उस पर उनको रिजर्वेशन दिया जाता था। अब मैं बार बार ये मेंटेन करता हूँ कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन अब देखिए बात क्या है। जब हम एनसीआरबी का डाटा लेते हैं, ये कोई मेरे घर का डाटा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा है कि जेएंडके में सबसे लोएस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में, ठीक है। रिजर्वेशंस की बुनियाद होती है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हो गया एक पॉइंट। फिर हम जब 1931 का सेंसस बोलते हैं, हम बोलते हैं 31 क्यों, अभी जो लेटेस्ट सेंसस है 2011 उससे कोरॉबरेट करके उसमें दिया गया है क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की। 2011 सेंसस में मेंशन्ड है, उसमें 69% जनरल है। रही वो बात। तीसरी बात, जब आप बात करते हो कि हाँ बैकवर्ड है, 52% है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम दैट्स एट नेशनल लेवल, वी एग्री दैट कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, बाकी आई, 52% ओबीसी है, लेकिन कहाँ पे, नेशनल लेवल पे। लेकिन वहां पे भी आप देखिए 52% पॉपुलेशन को वहां पे 27% दिया गया है रिजर्वेशन। क्यों? बिकॉज ये कंसेप्ट है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन का, ना कि प्रोराटा बेसिस, ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो एक स्लोगन है, जितनी आबादी उतना हक, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है राहुल गांधी जी का। मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी हम उस दिन एग्री करेंगे, ठीक है, उस दिन आप लाइए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। लेकिन अभी जो बाबा साहब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलती है प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट रिप्रेजेंटेशन पे, वो चलती है प्रिंसिपल ऑफ रूल इज द मेरिट एंड रिजर्वेशन इज द एक्सेप्शन। बाबा साहब ने कहा था मैं उस सोसाइटी में रहना ही चाहूंगा जहां पे रिजर्वेशन 70 हो जाए और मेरिट कत्ल हो जाए, मेरिट कहीं रहे ना। तो ये तो रही मेरिट की बात। फिर आप कहते हो अभी आर्टिकल 370 केस हुआ, वहां पे सॉलिसिटर जनरल ने इन सबमिशन लिखा है कि जेएंडके की जो आबादी है इट हैज रिमेन्ड बैकवर्ड, स्पेशली कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स कि मतलब वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुए, वो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। फिर मैं भी आज को कहूंगा, मतलब यहाँ पे माध्यम से मतलब ये कहूंगा कि भाई दे दो फिर कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को भी एसटी दे दो, डोगरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को एसटी दे दो, मतलब उस पर अगर मांगू उस पर किसी को मतलब हर्ज होगा, बाकी की आपकी रिजर्वेशन है वो अपनी जगह है। अगर ये मेरिट अगर ये चलता है, मतलब जितनी आबादी उतना हक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट चलता है, हम भी बोलेंगे हमको भी अपना क्लोज कोटा चाहिए 10-10%, ठीक है, चलिए अगर कुछ वैसा हो सकता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज दैट डज नॉट अलाउ फॉर ब्रीच ऑफ 50%। तो 50% तो एक्सट्रीम केस है। मैंने आपको बार बार कहा कि चलो मानते हैं 69% तो सेंसस बोल रहा है 2011, मानते हैं कि 15% तो वाइप आउट हो गया ड्यू टू सम, चलो एडिशंस डिलीशंस यहाँ वहाँ, 55% अगर मानते हैं कि अभी जनरल है, ये तो एजम्पशन है, फॉर द सेक ऑफ एजम्पशन। उसके बावजूद भी आपको क्या ये रखना है 76.5% ओपन मेरिट, दैट इज ओपन टू ऑल कैटेगरीज, दैट इज ओपन टू आवर ओबीसी ब्रदर्स, एससी ब्रदर्स, एसटी ब्रदर्स, आरबीआई ब्रदर्स, जो भी उसमें आता है उसमें आते हैं, वो वहां से कोटा लेते हैं। फिर जो बचा कुचा जो होगा 30-40% वो अनरिजर्व का रहता है। आप पिछले 5 साल का लिस्ट देते हैं, देखिए 2004 से मैं आपको बताता हूं, जब रिजर्वेशन यहाँ पे जेएंडके की सिचुएशन बताता हूं, 78% था ओपन मेरिट। तब से घट करके हमने कभी ये प्रयोग नहीं किया कि आपने उसको क्यों 10% दिया, इसको क्यों दिया, 50 तक भी आ गए, हमने तब भी कुछ नहीं बोला। अब ये घट के ईडब्ल्यूएस के नाम पे यहाँ वहां बढ़ के 36% हो गया है जेकेपीएससी में, और आप इसमें जेकेएसएसबी में देखिए खाली 30% है। उस ओपन में भी दैट इज ओपन टू ऑल, सारे ले जाते हैं, वहां पे हार्डली मतलब इफेक्टिवली मैं बोलता हूं 18-20% ही रह गया। आप सिलेक्शन लिस्ट देखिए 5 का, वो तो ओल्ड रिजर्वेशन पे, अब जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी आएंगे उनके लिस्ट आएंगे, उसमें कितना इंबैलेंस होगा। आप पुराने 5 साल का देखिए, ज्यादा दूर मत जाइए, पहले हम कभी इसके खिलाफ नहीं थे, बट लुक एट इट टुडे। जी you're still stuck to the EWS. I'm saying that 10% EWS is exclusively for the open merit students. Then why are you merging this EWS with the other categories? I am saying that it should be rationalized. There should be the criteria should be removed. We have kept the demand, but that is not sufficient. No, we focus on the cap, na. You're talking about the cap, na, and the 50% cap is retained for the reserved categories. For me, the cap is not the principle. The principle is the Constitution of India, where the merit is the rule and reservation is the exception. Where you have an open merit by general population ratio of 1.51 throughout India. No, you're not getting my point. I'm saying that EWS is exclusively for the open merit students. It is not for the reserved categories. Yes. On the other hand, horizontal reservation is also for the open merit students. And how it crosses the caps. It's for all, but most of the people who belongs to the categories, they do not use the horizontal reservation. No, it is. I think you are misinformed on this. It's in every category. I'm saying कि जो already एक category. Everybody throughout. You're not getting my point. I'm saying कि if I belong to the ST2 category, तो क्या मैं PHC को कभी avail करूंगी? क्योंकि because मेरे पास already एक category है ना. You're not getting my point. I'm saying कि उसमें भी What exactly? I didn't understand. I'm saying कि अगर मैं ST2 category से belong करते हैं, I'm पहाड़ी and I belong to the ST2 category. He belongs to ST1 category and sir is from OBC if I'm not wrong. ठीक है?
इज इट पॉसिबल कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को भी ये यूटिलाइज करेंगे अलॉन्ग विद हिज ओन कैटेगरी? Of course he can. There is नहीं, a concept of, for example, physically handicap होगा and RBA and OBC. He utilizes in his own quota. तभी तो horizontal बोला गया है. दैट्स व्हाई आई एम That's the सेइंग ना, difference between इफ horizontal ही and नहीं, दो कैटेगरी, एक एग्जाम के लिए दो कैटेगरीज तो नहीं यूज हो सकती ना, उसके लिए तो एक कैटेगरी है। दोनों हो सकता है. इससे इनको भी मौका नहीं मिला। आजिम साहब, एडवोकेट आजिम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन पे इस वक्त पूरा हंगामा चल रहा है, अब सियासी जमातें जो है वो भी मैदान में आ चुकी है, डेडलाइन फ्रेम की गई है, 6 महीनों तक के बाद जो है जवाब दिया जाए। ओपन मेरिट के बच्चे कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, आप लोग भी सड़कों पे थे, आप लोगों ने बोला कि जो पहाड़ी कम्युनिटी को ये रिजर्वेशन दी गई तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये डिज़र्व नहीं करते थे। देखो तौसीफ जी, मैं तो क्लियरली एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो आज इतना इंटरेस्ट दिखा रही हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, ओपन कैटेगरी के जो लोग इस वक्त आके ये रोडों के ऊपर हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जाके इस वक्त जो हंगामा किया जा रहा है, जब हमारे बच्चे पीर पंजाल की पहाड़ियों के ऊपर से पैदल चल रहे थे, जब यहाँ जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब डोडा में प्रोटेस्ट हो रहे थे, पूरी स्टेट के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो क्या ये ओपन कैटेगरी के लोग और ये पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त सोए हुए थे? क्या उस वक्त इन लोगों को अपना आवाज उठाना नहीं बनता था कि हम लोग भी देखें भाई ये बच्चे अगर रोडों पे हैं, किसी कम्युनिटी के लोग हैं, किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये किस चीज को लेकर सामने रोडों पे हैं? उस वक्त हम लोगों ने आके खुद ये चीज बोली, ओपन कैटेगरी के लोगों से हमने बात करी उस वक्त कि ये इनजस्टिस होगा आने वाले वक्त में, अगर जो पहाड़ीज को रिजर्वेशन दी गई है, अगर वो रिजर्वेशन दी गई। और देखो बेसिक प्रॉब्लम पता क्या है, सर ने बात करी कि मतलब कहाँ से रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया, क्या चीजें आई, लेकिन जो जेएनके के अंदर जो भी आजकल है ना, मतलब खिचड़ी पक गई है रिजर्वेशन की, ये होना क्या चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर पहाड़ीज को रिजर्वेशन देनी थी, हालांकि जो मेरे हिसाब से बनती नहीं है, जिसमें ईएसडब्ल्यू, जैसे मैडम ने खुद कहा कि वो ओपन कैटेगरी के लोगों थे, जब ये लोग ओपन कैटेगरी में थे तो ये कितनी कैटेगरीज को एंजॉय कर रहे थे। ईएसडब्ल्यू इनको मिल रहा था, एएलसी इनको मिल रहा था, क्या कहते हैं पीएसपी इनको मिल रहा था, सारी चीज़ें उस वक्त मिल रही थी। लेकिन चलो गवर्नमेंट ने जिस तरह से भी इनको एथनिक ग्रुप क्रिएट किया, जो भी किया करके बना दिया, जो कि अभी कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहूँगा। 6 फरवरी को लिस्टेड है इंशाल्लाह केस। कंसेप्ट मेरा सिर्फ इतना है कि भाई सब चीज़ें जब हो रही थी उस वक्त सब सोए हुए थे। अब जब पानी सिर के ऊपर से चला गया, आप सारे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो गया, ओपन वाले कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो गया, वो कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो गया। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ हर चीज़ में आपके साथ गलत हुआ, लेकिन जब ये चीज़ें करने वाली थी तब आप लोगों ने नहीं की, आप लोग सामने नहीं आए, उस वक्त आपने हमारी जो लोग हम उन लोगों का साथ नहीं दिया। अब बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि जैसे ईएसडब्ल्यू कैटेगरी है, अगर पुंछ जोरी के अंदर 8 कैटेगरी दी गई हैं, तो क्या कम से कम उसको कम करके जो एक बैलेंस करने के लिए 50% की जो बात की जाएगी अंदर जजमेंट के अकॉर्डिंग से, वो चीज़ें जब आपको करनी चाहिए थी, तो क्या ईएसडब्ल्यू को कम नहीं किया जा सकता था, पीएसपी को कम नहीं किया जा सकता था, एएलसी को कम नहीं किया जा सकता है? तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की है ना, पुंछ और जोरी में मिला, और तो कहीं नहीं मिला आज तक। बाकी जो लोग हैं, जो पार्डर के लोग, ठीक है वो एक एक्सेप्शन है कि वो उनको मैं कहता हूँ, उनको तो मैं खुद भी ये चीज़ कहता हूँ कि उनको एसटी मिलना चाहिए था। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए जिस पार्टी ने जो चीज़ें की हैं कि आपने पुंछ और जोरी के लोगों को पहाड़ी डिक्लेयर कर दिया, अरे जो मेरे इलाके के लोग हैं वो बेवकूफ़ थे क्या? क्या उन लोगों को क्या पहाड़ी लोग वो नहीं है? क्या क्राइटेरिया है पहाड़ी होने का? कोई आज तक हमें बता नहीं पाया यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, क्या लैंग्वेज है? अगर लैंग्वेज है तो बहुत साहब बेटर जानते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे कभी भी आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो किस क्राइटेरियाज पे रिजर्वेशन दी गई है, क्या चीज़ें? वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक गेम खेली थी कि हम जम्मू के अंदर 20-30 सीटें ले लेंगे, 7-8 पुंछ जोरी से ले लेंगे और बाद में 2-4 इंडिपेंडेंट लेंगे, हम गवर्नमेंट बना लेंगे। रिव्यू होना चाहिए। नहीं, रिव्यू होना डेफिनेटली होना चाहिए। मैं तो हूँ कि ठीक है, रिजर्वेशन के खिलाफ ना ओपन मेरिट वाले हैं, नहीं खिलाफ की बात नहीं, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन हाँ डिमांड है कि रिजर्वेशन को 100% रिव्यू होना चाहिए। और जिस तरह से जिन लोगों को 5 या 7 या 8 कैटेगरीज एक एरिया में आपने दे दी पर्टिकुलर पुंछ और जोरी के अंदर, वहां पे वो लोगों के साथ गलत हुआ, वो इन लोगों के साथ भी इनजस्टिस है और हम लोगों के भी साथ भी इनजस्टिस हुआ है। तो दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा, और जो इस वक्त ये रिजर्वेशन को लेके पूरा हंगामा चल रहा है, इस पे क्या आप? देखिए, मेरा जो कहना है सिंपल सा है। पहले तो ST2 डिज़र्व ही नहीं करते थे रिजर्वेशन, बाकी सब अशोक जी ने समझा दिया, भाई ने समझा दिया। ST2 को इन्होंने बेफालतू का पॉलिटिकल गेन्स के लिए दिया। और जब मैं भाई की बात करता हूँ ओपन कैटेगरी की, अब क्या होता है, हम सिर्फ एजुकेशन में देख रहे हैं रिजर्वेशन, यहाँ देख रहे हैं हम नौकरियों में रिजर्वेशन, हम बिजनेस में रिजर्वेशन नहीं देख रहे, हम लैंड बैंक्स में रिजर्वेशन नहीं देख रहे, किसके पास कितना है, कौन से मंदिरों के जो पुजारी हैं वो हमारी कम्युनिटी से आते हैं, दलित हैं, ST हैं, SC हैं। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी अगर हमें रिजर्वेशन लेके जानी है। आज के टाइम पे नौकरियां तो है नहीं ना, आपको मिलेंगी। अगर 500 पोस्ट आएगी तो एलिजिबिलिटी हो जाएगी 10 लाख बचेगी।
अभी जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो होना चाहिए कि जैसे हमारा एलजी है, एलजी साहब को देखना चाहिए कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉट हो रहे हैं अभी, वो कैटेगरीज को अलॉट होने चाहिए या स्टूडेंट्स को अलॉट होने चाहिए, आपके जैसे ओपन कैटेगरी के बच्चों को अलॉट्स होने चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, ना कि एम्प्लॉयमेंट सरकार से मांगे जो सरकार के पास है ही नहीं है टाइम एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो इससे सबसे अच्छा है हम रिजर्वेशन की आज हमने बात की और बड़ा अच्छा लगा मुझे इतनी सी बात सुन के। लेकिन मेन फोकस जो इस टाइम है वो हमें जनरेशन में होना चाहिए कि हम कैसे जनरेट कर सकें एम्प्लॉयमेंट, ना कि हम सरकार से एम्प्लॉयमेंट मांगे जो पॉसिबल है। कहा था कि ST2 को जो रिजर्वेशन मिली है मैं उसके खिलाफ हूँ, आप किस तरह से इसको? मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि एक लैंग्वेज पे आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते किसी को। अगर इनको ऐड भी करना था, अगर आपको लगता था कि ये बैकवर्ड रह गए हैं, आपको ओबीसी का जो 27% का इनकी हिस्सेदारी थी, ओबीसी को 27% की हिस्सेदारी देके इनको ओबीसी में ऐड करना चाहिए था। अगर करना चाहिए था तो आपको एसटी की एक अलग नहीं बनानी चाहिए थी कि एसटी बना दिया आपने, वो कोई पॉलिटिकल उनका मोटिव था, उन्होंने सीटें रिजर्व कर दी थी तो इलेक्शंस लड़नी थी उसी हिसाब से था, अदरवाइज ST2 डिजर्विंग ही नहीं थे। जो ओपन मेरिट की सब डिमांड है उसको किस तरह से? ओपन मेरिट की डिमांड ही कोई नहीं है यार, जब नौकरियां नहीं है तो ओपन मेरिट की डिमांड क्या है? ओपन मेरिट की डिमांड है फॉर्म भरने की कि हमारे फॉर्म फ्री नहीं भर रहे, इनके फ्री भर रहे हैं, यहाँ तक की डिमांड है। अदरवाइज कोई डिमांड नहीं है, नौकरियां है ही नहीं। 50 पोस्टें आएंगी, 10 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, फॉर्म भी तो फ्री भरे ना। अगर आपको ST1 मिला, ST2 मिला, नौकरियां तो है ना। 30% वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, 150 वाला कहाँ 30 वाला सिलेक्ट हो रहा है यार? 30 वाला तो कहीं सिलेक्ट ही नहीं होता। जब आपका एक बार आपने एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन मिल गई, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करना शुरू की, डॉक्टरी की पढ़ाई में थोड़ी रिजर्वेशन मिलेगी, वहाँ तो आपको शो करना पड़ेगा ना कि कैलिबर क्या है आपका, कितनी परसेंटेज आपने ली। आपका तो रिजर्वेशन वहीं खत्म होगी ना, आपने पेपर दिया, रिजर्वेशन मिली, आपकी सिलेक्शन होगी, बाकी तो रिजर्वेशन नहीं ना मिली। पेपर दिया, उसके आगे तो आप कैलिबर शो करोगे, जब कैलिबर शो करोगे तो अच्छे डॉक्टर बनोगे, ऐसे कैसे बनोगे जब कुछ और करेंगे हम। जिस तरह से दीपक ने भी कहा और आजम साहब ने भी कहा कि पहाड़ी जो है वो डिजर्व नहीं कर रहे थे ये ST का स्टेटस। सबसे पहले तो मैं इनकी इस स्टेटमेंट को बिल्कुल कंडेम करती हूँ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट इन्होंने दी है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये चीज़ मिली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बार बार रेफरेंस देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई चीज़ मिली है थ्रू लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स की अगर वो मिली है तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे कैसे ये बात बोल सकते हैं कि दैट मीन्स कि ये जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, जो पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया ये उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये जो केस है ये इस टाइम पे हमारे कोर्ट्स पे चल रहा है, ये उनके अगेंस्ट जो है ये डिसीजन ये लोग बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम ये प्रूव करने नहीं आए थे कि पहाड़ीज को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जिस कंडीशंस में ये लोग रह रहे हैं, सिमिलर कंडीशंस में हम भी रह रहे हैं। लोकल कमेटी की रिकमेंडेशंस को फिल्टर करके, उसको पास करके, हमें हमारे 5 जो वहाँ पे क्राइटेरिया है उनको हम फिल्टर आउट करके आगे गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, खासकर आजम साहब से, क्योंकि ये ST1 से आते हैं, क्या ये लोकल कमेटी के 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करके इनको मिली है रिजर्वेशन? सबसे पहली बात ये। दूसरा, इनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू रिजर्वेशन मिली थी और हमें लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट के थ्रू मिली है। तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं इस बात को, और ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते और ये करते हैं? दिस इज टोटली, दिस इज नहीं पॉलिटिक। तो अगर ST1 को मिली है तो वो भी पॉलिटिकल गेन्स के लिए होगी। फिर अगर हम सेम कंडीशंस में रह रहे हैं, हमारा प्रिमिटिव कल्चर है, इनका प्रिमिटिव कल्चर है, हम सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, हमारे अंदर शाइनेस है, वर्ड 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया वहां? तो ना किनको इंक्लूड नहीं किया? ST2 में इंक्लूड there are so many communities who they are not involved, they are not included in the categories list. Sir has told me कि 52% are OBCs. You said na कि then I'm sorry, 52% fall in the category of backward, but 27% quota is there ना। अगर पहाड़ीज को, यानी जम्मू कश्मीर में अगर पीर पंजाल की रेंज और कुपवाड़ा और उड़ी के लोगों को, पहाड़ीज को अगर ST2 में डाला जाता और बाकियों को नहीं डाला जाता, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप पहाड़ियों को इसलिए यहाँ पे जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि बाकियों को क्यों नहीं डाला। उस वे में तो जब गुज्जर्स को डाला गया था, बकरवाल्स को डाला गया था या बाकी कम्युनिटीज को डाला गया, तब तो पहाड़ीज ने कोई एतराज नहीं जताया। उन्होंने तो नहीं कहा कि आपने इनको डाला तो हमें क्यों नहीं डाला। ये इलॉजिक बात होती है और इररेलेवेंट बात होती है। जब आप किसी भी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं तो आपको उस कम्युनिटी का जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए। आजम साहब जहाँ पे रहते हैं, वो जिस कंडीशंस में, सिमिलर कंडीशंस में हम पुंछ में रहे हैं,
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुंछ राजौरी को नहीं मिलती? तो ये बिल्कुल, आप जब कोई बात करते हैं तो उसके फैक्ट्स आपके सामने होने चाहिए, और आप किसी भी कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट नहीं करते, क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटी ने कभी किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। आज आप बात करते हैं, अगर हमारे डोडा किश्तवाड़ से किसी को रिजर्वेशन मिलती है ST2 में, ST के अंदर, तो हम पूरा वेलकम करेंगे। और ये ओवर क्लेम करना कि इस कैटेगरी से हम बिलोंग करते इसीलिए हमें ही मिलनी चाहिए और हमारे पास ही रहनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सर जानते हैं कि डी नोटिफाइड होती रहती है, जो कम्युनिटीज काफी देर से इसका बेनिफिट उठा रही हैं। मैं चाहती हूं, मैं सरकार को और आपके इस यहां से बोलना चाहती हूं कि जो भी कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज इंडिया में हैं, अगर वो काफी टाइम से किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रही हैं तो उनको डी नोटिफाई करना चाहिए और नई कम्युनिटीज को उसमें ऐड करना चाहिए, तभी इक्वालिटी आएगी। जी जी, पहले मैं आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर ने कहा यहाँ पे कि हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं है ओपन मेरिट पॉपुलेशन की। जनाब 8 महीने से अगर हम इसको बात को बार बार रेज कर रहे हैं, भले ही पहले मतलब उतनी मतलब इंटेंसिटी नहीं थी, बट नाउ इट हैज़ गेन्ड मोमेंटम। हमें जो अगर हक नहीं खाया जाता तो क्यों लोग क्या पागल हो गए थे कि इतने सड़कों पे आएंगे? मतलब आप देखिए जम्मू में, उधमपुर, अर्बन उधमपुर, मतलब ऑलमोस्ट द एंटायर ऑफ द कश्मीर रीजन, इट फॉर्म्स द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप फिर ये बात करते हो कि ठीक है सर ने कहा 52%, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन वो कहाँ पे है? नेशनल लेवल पे है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट है नेशनल लेवल, इट्स नॉट इन, आई डोंट थिंक। आप डेटा लाइए, ऑथेंटिक डेटा लाइए, ऑफिशियल डेटा नहीं, NGO का डाटा नहीं, इंटरेस्ट ग्रुप का डाटा नहीं, ऑफिशियल डाटा शो मी। सेंसस उसके बाद अपडेट हो गया है ना, 2011 लेटेस्ट सेंसस है, 2011 सेंसस वी हैव, उसमें उस पे कोरॉबरेट हुआ है। क्या था जस्ट 1 ईयर बैक बिहार ने वहां पे नहीं करवा सकती, बट सर्वे करवा सकती। वो उनने कराया ना, कास्ट सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया बिहार ने। उन्होंने दे फाउंड दैट देयर वाज 86% रिजर्व्ड पॉपुलेशन, जो कि जेन्युइन है, बिहार में है वहां का कंपोजिशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 65% तक रिजर्वेशंस को ले गए। पटना हाईकोर्ट में केस गया, इट स्ट्रक इट डाउन। उन्होंने बोला कि इट इज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इमोरल। क्या रीजन दिया कि इट वायलेट्स द आर्टिकल 16(4), पेटेंटली स्ट्राइक डाउन कर दिया, 50% रेस्टोर कर दिया। ये हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पे खाली जनरल की आबादी खाली 16% थी, और यहाँ पे तो हम सेंसस के मुताबिक 69 के कोरॉबरेट करके डाटा है, आप खुद चेक कर ले, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, उसमें हुआ है, ये कॉलम्स फिल हुए हैं। 69%, यू कैन चेक, इट्स ऑन द नेशनल वेबसाइट्स, चेक कीजिए आप, ये सेंसस ऑफ इंडिया वेबसाइट चेक कीजिए, तो वहाँ पे। दूसरी बात, मैम ने कहा कि नहीं ये इनका आपस का कुछ है, जो भी है ST1 वर्सेस ST2 केस चल रहा है, उसके हमें उसके साथ कोई, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कैटेगरी। देखिए आप कितने स्पीकर हैं यहाँ पे? 6। I was the only person जिसने 5 बार अभी तक बोल चुका हूँ, we are not against any reserved category. Has anyone among these said that we are not against the general population? ये होता है, मतलब this is the kind of how it operates in the mind. I'd like to, मतलब इनसे मैं कहना चाहता, क्या ये कहेंगे आज कि they are not against any general population? अगर जनरल पॉपुलेशन के साथ ज्यादती हो रही है तो उनको भी अपना हक मिलना चाहिए, इतना इस बात ये आप कहोगे यहाँ पे आज? जी आजम साहब, जिस तरह से प्रीति जी, मैं पहले आपको जवाब दे दूं। ओपन कैटेगरी मैंने पहले ही कहा कि इसको रिव्यू होना चाहिए। जहाँ तक रही मैडम की बात, तो मैडम अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो आर्टिकल 342 अगर आप पढ़ लें, मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अब अभी नए कैटेगरी में आए हैं। 5 क्राइटेरिया थे उसमें, जो लास्ट वाला क्राइटेरिया मैं उसको फिर शायद मानूँ कि सोशली एंड बैकवर्ड, जो जोग्राफिकली, वो सब चीज़ें शायद मैं उसको मान भी लूँ कि शायद वो आपके एरियाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोग नहीं हो गए अमीर बेचारे, कुछ गरीब होंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन आज तक मैंने किसी पहाड़ी को ये नहीं सुना कि ये बोलते हुए, जैसे गुजरों को बोला था ये गुजर है। यहाँ कश्मीर का कोई बंदा नहीं बैठा। हाँ, आप कश्मीर से बेसिकली, आप क्या कश्मीर में गुजर के नाम से गाली नहीं दी जाते? हाँ, ये गुजर है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। जो 5 क्राइटेरियाज आर्टिकल 342 में दिए गए हैं, क्या वो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उसको फुलफिल करते हैं? क्या जो एथनिसिटी की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने इस वक्त डिफाइन किया, एथनिसिटी की डेफिनेशन क्या उस क्राइटेरिया में वो लोग आते हैं? मेरा ये चीज़ कहना है कि अपर कास्ट के लोगों को अगर ESW में कहीं जो गरीब लोग थे, जिनको प्रॉब्लम था कि ये लोग बहुत अपर कास्ट के लोग हैं लेकिन गरीब रह गए, नहीं आगे बढ़ पाए, उनके लिए ESW कैटेगरी 10% दी गई थी। गवर्नमेंट को आज क्या जरूरत आन पड़ी कि वो जो उठा के ब्राह्मण, क्या कहते हैं, राजपूत, कोलीज, सैयद, राजपूत मुस्लिम्स, उनको इंक्लूड कर, गुप्ता, उनको सारे जम्मू के गुप्ता ST में डाल दिए गए। सारे चीज़, हमारा दर्द नहीं है ये चीज़। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जब ये चीजें आती हैं उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कहां चला जाता है? ना उसको पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल कर रही हैं, ना कोई और चीजें फुलफिल कर रही है, लेकिन हर बंदा कहता है हमें मिल गया तो आप छीनना चाहते हो। हम नहीं छीनना चाहते किसी से भी, और हमें छीनने का किसी का शौक भी नहीं है, बट हम कह रहे हैं कि भाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 342 कहता है, अगर उसके आपको लगता है कि क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप दीजिए। एथनिसिटी की डेफिनेशन अगर फुलफिल होती है तो आप करिए, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये ओपन वालों के साथ भी इनजस्टिस है और हम लोगों के साथ भी इनजस्टिस है। सलोत्रा जी, आपका रिप्लाई मीर साहब। और
एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं। बात देखिए, बात कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार आई है और दो चीज़ें क्लियर कर दूं मैं। आर्टिकल 15(4) और 16(4) फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है। उसमें क्या फिर लिखा है, अगर आप उस पर जाएंगे तो फिर 2-3 ही रिजर्वेशनें बचेंगी, बाकी उड़ जाएंगी। उसमें 2 ही वर्ड्स हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अब सोशली बैकवर्ड अपर कास्ट तो कभी हो नहीं सकता। एक मिनट मैडम, मेरी बात सुनो, आप उसके बाद जो कहना आप कहें। अब ये जो डेफिनेशन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, इसको सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने इंदिरा साहनी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसमें पढ़ लें जाके। सोशल का मतलब होता है सोशल स्टिग्मा बाई बर्थ, जिसके साथ जुड़ जाता है, जो एक ऐसी कम्युनिटी में पैदा होता है जिसको बाई बर्थ कोई सोशल स्टिग्मा मिल जाता है। तो अपर कास्ट को बाई बर्थ कोई सोशल स्टिग्मा नहीं होता। फिर अगर आप उस पर स्ट्रिक्टली आ जाते हैं। अब दूसरी बात मेरे फाजिल दोस्त बार बार कह रहे हैं कि हमने ओपन मेरिट के बारे में शायद कोई बात नहीं की, तो इनको मैं क्लियर कर दूं, ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस में नहीं है, ये ओबीसी में भी है। पता नहीं आपको इसकी इल्मियत है या नहीं है। अगर आपने मंडल जजमेंट पढ़ी है, इंदिरा साहनी की अगर जजमेंट पढ़ी है, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट उसमें था, पहले 1 लाख था, वो बढ़ता बढ़ता 8 लाख तक आ गया। तो 8 लाख के ऊपर वाले सारे ओबीसी ओपन मेरिट में ही आएंगे, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस का मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने मेडिकल कॉलेज में करीब 12 डॉक्टर्स का सर्वे किया है जो ईडब्ल्यूएस में वहां आए हैं, और सबके पास 50 लाख से बड़ी गाड़ी है। एज ए स्टूडेंट उनके पास 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियां हैं। अब इस चीज को अगर हम कंपेयर करें, तो ओबीसी का मुझे एक बता दीजिए जिसके पास सर्टिफिकेट हो और उसके पास 8 लाख से ज्यादा इनकम हो, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां उसको वो देगा ही नहीं सर्टिफिकेट। जब से ईडब्ल्यूएस आया है, तब से आप मुझे बताइए किसी का सर्टिफिकेट रुकता है वहां तहसील में? और हमारा बनवा के दिखा दीजिए, आप कैटेगरी में फाल करेंगे तब भी 2-2 साल नहीं बनता। और मजे की बात देखिए, हर साल उसको रिव्यू करवाना पड़ता है, हर साल 1 साल के बाद उसको रिव्यू करवाना पड़ता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है? जो हेल्म ऑफ अफेयर पे है। हेल्म ऑफ अफेयर पे कौन है? वही सो कॉल्ड अपर कास्ट। अपर कास्ट चाहता नहीं कि इनको कुछ मिले, ठीक है। मैं ओबीसी से नाराज हूं, उनसे नाराज नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जिनकी अबव 50% पॉपुलेशन हो, उनको ये रिजर्वेशन तो मांगनी भी नहीं चाहिए, उनको तो सरकार बनानी चाहिए। वो बेवकूफ ऐसे हैं कि अपना वोट दे देते हैं इनको, सरकारें बनती हैं इनकी, और ठूठा लेके कटोरा लेके इनके पीछे, मतलब अब मेरे से निकल जाएगा, कुछ मांगते फिरते हैं। तो ये भीख मांगने वाले ओबीसी जिस दिन अक्लमंद हो जाएंगे, ये 52 ना भी हो, इंडियन डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम में 35-36% अगर वोट आप कैटर कर लें तो आपकी सरकार बन जाती है। उमर अब्दुल्ला के आप वोट गिन लीजिए, वोट परसेंटेज मेरा ख्याल 30% से ऊपर नहीं होगा उसका, और सीटें देखिए कितनी सरकार बन गई। तो जिस दिन ओबीसी अपना गधापन छोड़ देगा, ये भिखमंगापन छोड़ देगा, अकलमंद हो जाएगा, अपने कैंडिडेट खड़े करेगा, और सिर्फ ओबीसी भी अगर ओबीसी को वोट दे देगा, और अगर एससी एसटी उसके साथ आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये भीख मांगने वाला मुद्दा जो ओबीसी का खत्म हो जाएगा। मैं ओबीसी होने के नाते ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं ओबीसी हूं इसलिए कह रहा हूं, और कोई कह नहीं पाएगा ये बात। तो ओबीसी को अकल करनी होगी। रही बात मेरे फाजिल दोस्त की, इनकी डिमांड जेन्युइन है, ये ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि जिसका भी कम होगा, किसी को अगर 100 में से 80 रोटियां मिल रही हैं, उसकी अगर 10 भी छीनी जाएंगी, वो तो चिल्लाएगा। मगर वो जो 100 के 80 लोग हैं, वो अपनी रोटियों का हिसाब नहीं लेना चाहते, तो बेवकूफी तो उनकी है। क्यों मांग रहे हैं रिजर्वेशन? अगर वो अपनी सरकारें बना लेंगे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया उनके हाथ में होगा, सिलेक्शन कमेटियां उनकी होंगी, इंटरव्यू में 14 में से 12 उनके मेंबर बैठे होंगे, तो वो किसको सिलेक्ट करेंगे? अल्टीमेटली वो किसको सिलेक्ट करेंगे? ठीक है ना? तो अल्टीमेटली वो किसको सिलेक्ट करेंगे? अपने लोगों को सिलेक्ट करेंगे। जैसे सो कॉल्ड अपर कास्ट ने पूरा गलबा इंडिया में अपना जमा रखा है, जिस दिन ओबीसी अकलमंद हो गया, मेरा ये मानना है कि सरकारें भी उसकी होंगी, प्रशासन भी उसका होगा, जुडिशरी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मैक्सिमम उसके होंगे, इसके अलावा मीडिया पे उसका कब्जा होगा, देश के साधन संसाधन सब उसके कब्जे में होंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होके वो अकलमंदी नहीं कर रहे हैं। तो मेरी नाराजगी ना भाई साहब से है, ना मैं अपनी बहन से लड़ रहा हूं, ना मैं इन भाइयों से मेरी कोई नाराजगी है। मेरा जो पैशनेट होके बोलना, जो मेरे फाजिल दोस्त पॉइंट आउट कर रहे थे, वो मेरा सारा गुस्सा मेरी अपनी कम्युनिटी पे है, ओबीसी एससी एसटी के लोगों पे है। इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद आप देखिए, सब जगह एससी की रिजर्वेशन 15% है। मेरे फाजिल दोस्त ने कभी नहीं सोचा होगा जेएंडके में 8 क्यों है, क्योंकि एससी का 7% मुस्लिम बन चुका है। वो मुस्लिम ओबीसी की लिस्ट में है। मेरे फाजिल दोस्त नहीं जानते होंगे, इन्होंने लिस्ट नहीं पढ़ी होगी। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे चमार जो है वो एससी में है, और मोची जो है वो ओबीसी में है, मेघ जो है वो एससी में है, जुलाहा जो है वो ओबीसी में है। तो 7% एससी कन्वर्टेड मुस्लिम जो है वो ओबीसी में है।
इसके अलावा अहंगर, निज़ार, हजाम, संगतराश, शिकारा वाला, बड़ी लंबी लिस्ट है। और मेरे फाजिल दोस्त 2 बार ये पॉइंट आउट कर चुके हैं, मैं 52% सेंटर की बात कर रहा हूं, ये गलत कह रहे हैं। 63 कास्ट की जो लिस्ट है मंडल कमीशन की, आप उठा के देख लीजिए, वो 31 के सेंसस की है, वो कहता है 52%। और मेरे फाजिल दोस्त शायद जानते भी नहीं होंगे, गुज्जर बकरवाल भी है उसमें। वहां से गुज्जर बकरवाल की डिमांड रेज हुई थी कि हम बैकवर्ड में नहीं आते, हमारा एथनिक क्लैन अलग है, और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस ली थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस ली, फिर इनको एसटी में डाला गया था, पहले ये नहीं थे एसटी में। तो पूरा इतिहास अगर आप स्टडी करेंगे तो 52% पॉपुलेशन एज पर 1931 कास्ट बेस्ड सेंसस में जो कह रहा हूं वो जे&के की भी थी। और आज अगर सेंसस हो जाएगा तो आप क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि सिखों में भी ओबीसी हैं, बड़े कम लोग जानते होंगे, सिखों की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ओबीसी है। जब सेंसस होगा, जैसे शिकलीगर ओबीसी में है, लुबाना ओबीसी में है, पाटरा ओबीसी में है, अब ये लोग नहीं जानते, अब लिस्ट उठा के देखते नहीं। अब इन्होंने साजिश क्या की है ओबीसी के साथ, ये जो बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बना हुआ है जिसके चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा है, उन्होंने साजिश क्या की है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वर्ड एज इट इज उठा के ओबीसी में डाल दिया। अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी उसमें आ गए। अब हम जब फॉर्म भरेंगे, हमारे बच्चे जब फॉर्म भरेंगे, इनके बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, तो ब्राह्मण के, राजपूत के, महाजन के बच्चों का फॉर्म देके सिलेक्शन क्राइटेरिया में बैठे हुए अपर कास्ट उनको सिलेक्ट करेंगे ओबीसी के नाम पे, हमारे बच्चों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। 2% हमें मिलता था, वो 4 हुआ, अब 8 हुआ, एक भी सीट नहीं मिलेगी, मैं दावे से कह सकता हूं। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि रिजर्वेशन जब दी जाती है, किन क्राइटेरियाज पे दी जाती है, अब जो है रिजर्वेशन का फायदा पिछले 30 साल 40 साल से कम्युनिटी जो है वो ले रही है, सोशल स्टिग्मा का शिकार उस तरह से अब वो लोग नहीं हो रहे। क्या आपको नहीं लग रहा है कुछ डिमांडें जो है कश्मीर से आ रही है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है ये खत्म होना चाहिए, ये भेदभाव जो खत्म हो चुका है तो रिजर्वेशन भी खत्म होनी चाहिए? सर, आज भी राजपूतों की लड़की से कोई SC ST OBC शादी करके दिखा दे और जिंदा रह के दिखा दे, कहां खत्म हो गया स्टिग्मा? सर बताइए कहां खत्म, क्या बात कर रहे हैं आप? गर्दनें काट दी जाती हैं, आप बराबरी कहां आ गई? अब बताइए किस मंदिर का पंडित ऐसी है, एक का नाम बता दीजिए। पूरे जे&के के जितने मंदिर हैं, एक ST का बता दीजिए जो मंदिर का पंडित है, एक OBC बता दीजिए जो मंदिर का पंडित है। कहां हो गई डिस्क्रिमिनेशन खत्म? जहां से पांव को हाथ लगाने की बात आती है वहां तो सारे ब्राह्मण बैठेंगे। डॉक्टर मैक्सिमम 80% डॉक्टर ब्राह्मण और महाजन है, हमारा तो मिलता, ओबीसी का ढूंढे नहीं मिलता। कहां हो गई खत्म? सर कहां की बात कर रहे हैं आप? कितने थानों में SHO हमारे ओबीसी के, एक बता दीजिए मुझे। कितने SSP ओबीसी के, एक का नाम बता दीजिए। एक नहीं मिलेगा आपको। कहां खत्म हो गया सर? कहां बता दीजिए मुझे। गर्दनें कट जाती हैं सर, आपस में मर्जी से शादी कर ले लड़की लड़का, कहीं गर्दनें बता। किसी गुज्जर को देखना कहीं पीर की बेटी से शादी करके दिखा दे। आपको याद है शुपैया मर्डर केस, उसकी लास्ट रिपोर्ट जो जस्टिस मुजफ्फर जान जी ने लास्ट रिपोर्ट दी थी जो इंक्वायरी करके, क्या था? लड़की शहीदों की थी, शादी हंगर ने कर ली, उन्होंने भरजाई दोनों मार दिए थे और नाले में मिले थे, कई बार उसकी इंक्वायरी हुई। क्या कर रहे हैं आप? किस दुनिया में आप? कहां खत्म हो गया ये बताइए। आज भी कोर्ट में मेरे फाजिल दोस्त आप इसकी तायद करेंगे, हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब बैठे होते हैं, डेली 60 से 70 जोड़े प्रोटेक्शन लेने आते हैं शादी करके। आज भी कहां खत्म हो गया सर? आप इंग्लैंड समझ रहे हैं इसको, अमेरिका समझ रहे हैं इसको? हमारी सरकारें भी उनके साथ है, क्योंकि सरकारों में भी वही लोग बैठे हैं। हमारा प्रशासन भी उनके साथ है, DC उनके, SSP उनके, SHO उनके। हम कहां वहां पे? हमें तो उठा के मार दिया जाता है, हमारी लाश तक नहीं मिलती। सर क्या कर रहे हैं आप? किस दुनिया में है? क्या हुआ हमारी ST बच्ची के साथ अरसाना में? क्या हुआ बताइए? 8 दिन तक उस 8 साल की बच्ची का कई लोगों ने बलात्कार किया और सर तोड़ के, पत्थरों से सर तोड़ के उसको मार दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? किस दुनिया के लोग हैं आप? मीर साहब आप कुछ कहना? देखिए सर ने जो भी पैशनेटली कहा, मैं उस पर मतलब कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, इनका अपना व्यू पॉइंट है, ही केप्ट इट। बट मैं अपनी मतलब जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन की बात करूंगा। मतलब मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, देखिए कोई हम में से अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है या जितनी आबादी है इतना हक, अगर ये जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा, जो कि डिमांड भी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सेंट्रल लेवल, उस वक्त हम करेंगे। लेकिन अभी हम चलेंगे एज पर दी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। इसलिए बार बार मैं इस डिबेट को टुवर्ड्स फैक्ट्स, टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टेयर करता हूं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फिर बैकवर्डनेस की बात आती है, तो मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि सोलिसिटर जनरल का 370 केस में ये एफिडेविट है इन सुप्रीम कोर्ट दैट द एंटायर J&K हैज रिमेन्ड बैकवर्ड सोशली, इकोनॉमिकली, मतलब इन एवरी पैरामीटर बिकॉज ऑफ 370। ठीक है, वो एफिडेविट है, उसमें फिर सारी कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी आ जाती है, डोगरी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी आ जाती है। फिर आप उनको भी उठा के दे दीजिए सारा 6 शेड्यूल में, जैसे कि लद्दाख डिमांड है, फिर तो अल्टीमेटली फिर वही सोल्यूशन है, आप दे दो सबको, सबका फिर तो किसी का कुछ हक नहीं जा रहा है, 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो अगर वैसा हो सकता है कुछ। लेकिन जब तक वो हो, जब तक मतलब वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रहेगी, मैं तो अब कहता हूं कि वो अब आनी चाहिए वो डिमांड, कश्मीरी स्पीकिंग एंड डोगरी स्पीकिंग पॉपुलेशन बोथ,
क्योंकि हम कौन से मतलब यहाँ पे अपर कास्ट हमें बोला जाता है कि भाई कौन सा, हम भी वही गरीब लोग हैं, नॉर्मल मतलब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। मतलब हमारे बच्चे, आपने कहा कि वो मतलब सर ने अभी कहा था कि नीट में एक बार वो फ़ायदा लेते हैं फिर आगे उनको नहीं मिलता है। यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। नीट पीजी के डॉक्टर सबसे आगे आगे थे प्रोटेस्ट में। कितनी हकीकत हाँ। है, कश्मीर में हम देख रहे हैं अक्सर ऐसे सोशल मीडिया पे हाँ। सवालात भी खड़े हो जाते हैं, कभी बहस भी बन जाते हैं कि अभी भी कश्मीर में जो है गुजर नाम से लोगों को पुकारा हाँ, मैं उस पे आऊँगा। जी मैं शेड्यूल कास्ट, जी मैं उस पे आऊँगा। देखिए आप लोगों की लगातार हम देख रहे देखिए, हैं देखिए। इसमें ये बहसें चल रही हाँ, हैं हाँ, कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। देखिए इसमें ये बात, देखिए स्लर्स जो आप बात कर रहे हो, रैशनल स्लर्स की बात कर रहे हो, इसको मैं एड्रेस करूंगा। देखिए होता है वहाँ पे, मतलब मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, मतलब कुछ इलाकों में अभी भी कि मतलब ये गुज्जर वगैरह ये सब टर्म हो सकता है यूज़ हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उधर और भी कुछ, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे शाहरुख गांवों का कंसेप्ट है कि कोई सिटी वाला बोलता है गाँव वाले को ये तो गाँव का है, ठीक है, और ये तो मतलब दूर दराज अलग, फिर उस पर भी क्या फिर रिजर्वेशन हो, ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो ये रह गई वो बात। दूसरा आपने कहा कि मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, इफ यू कुड रिपीट। तो मैंने ये कहा था कि अभी भी इन लोगों को क्रीमी लेयर कंसेप्ट वगैरह वो सब, देखिए उसकी हम बात करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी अभी जजमेंट है सब कैटेगराइजेशन का। हरियाणा में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, विद इन 1 मंथ वो ले आए थे वहाँ पे। तो वो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, ठीक है, दे शुड कंटिन्यू दैट। अगर सब कैटेगराइजेशन से मतलब जो तबके हैं, जैसे हमने देखा कि कुछ तबकों को अभी भी बैकवर्ड है विद इन द एसटी कम्युनिटी, उनको अपना हक मिलना चाहिए। हमारा जब भी हम बात करते हैं, हम इंक्लूसिव सबको साथ लेके चलते हैं। हम ये भी कह सकते थे कि जनरल कैटेगरी फोरम, रिजर्वेशन का जो फायदा इस वक्त उठा रहे हैं जी, तो जिनको फायदा लेना चाहिए उन तक ये जी बिल्कुल पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ये स्पिरिट होता है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का स्पिरिट क्या होता है कि आप एफर्मेटिव एक्शन, आप अपलिफ्ट करो उन सेक्शंस को जिन तक वो नहीं पहुंचा है। जो सबसे गरीब तबके हैं उनको पहुंचना चाहिए ना। एक एलीट नहीं होना चाहिए ऊपर कि वही बस 4-5% लोग ही मतलब इन द नेम ऑफ अदर रिजर्व वो ले रहे हैं उनको। मुझे नहीं लगता है, देखिए है ना, बिल्कुल डिस्पैरिटीज है इसमें, दिस इज द रियलिटी, कोई छुपी बात नहीं है। इसलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन का कंसेप्ट दिया है और कुछ स्टेट्स इसको अडॉप्ट कर रही है, मतलब 1 by 1। उस पर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात मतलब यहाँ पे कही गई मैम ने कि 1931 का ये बोल रहे थे, लेकिन आप मुझे बताइए मैम 1931 में कहाँ पे जिक्र है पहाड़ी का? 1931 में कहाँ पे इन जो नए उसमें एडिशंस हुए हैं? ये तो 2011 का ही डाटा है ना, उस पर किया गया है, उस पर सारा जितने भी बेस्ड है 2011। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स एंड लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, हैंड ऑन अ हार्ट, दिस इज द क्राइटेरिया, 2011 इज द क्राइटेरिया। उस सेंसस की बुनियाद पे किया गया था, उस पर जो कोरॉबरेट जो सर्वेज की गई थी, उस पर जब मतलब उन्होंने निकाला डेटा, उसकी बुनियाद पे 69% पाया गया जनरल पॉपुलेशन को। तो लेट्स स्टिक टू दैट, लेट्स नॉट नेशनली। आई एग्री, ओबीसीज आई विल मेंटेन कि 52% से ज्यादा है, नॉट जस्ट 52%, वहां पे उनकी डिमांड होनी चाहिए, नो डाउट, आई एग्री विद दैट। जो बोलते हैं जो वो पॉलिटिकल स्लोगन है, जितनी आबादी उतनी, जिस दिन वो होगा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सेकंड इट। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो आएगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा, अगर बैकवर्ड है दैट्स एंटायर, फिर तो जम्मू एंड कश्मीर बैकवर्ड है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट। तो आप दे दो फिर, डोगरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को दे दो एसटी स्टेटस, कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को एसटी स्टेटस दे दो। व्हाट स्टॉप्स दैट? मेरा ये सिंपल कहना है। प्रिया जी बिल्कुल, थैंक यू सर। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि एसटी कैटेगरी पे जो 2 के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि आपको अभी हम काफ़ी टाइम से इसका बेनिफिट अवेल करें, आप तो अभी आए, लेकिन हमारी ये जो डिमांड है ये बहुत पुरानी 50 साल पहले की डिमांड थी, जो अब जाके हमारी फुलफिल हुई है। बाकी सर ने बोला कि क्या सोशल स्टिग्मा जो है वो ब्राह्मण्स को या फिर गुप्तास को सहना पड़ता है। मैं खुद आई बिलोंग टू द ब्राह्मण फैमिली, माय नेम इज प्रीति शर्मा, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज एब्सोल्युटली राइट कि समटाइम्स जब मैं पुंछ से जम्मू आती थी तो मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जाता ऑन द बेसिस कि ये गांव से हैं, ये पहाड़ी हैं। गुज्जर बोलना किसी को या पहाड़ी बोलना, मुझे तो लगता है इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राउड। इफ समवन सेज कि आई एम पहाड़ी, तो मैं तो प्राउडली बोलूंगी यस आई एम पहाड़ी। मैं तो ओपनली सब प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं आजम साहब को बोलती हूँ आप गुज्जर हो, तो इसमें क्या बेइज्जती है? आप मुझे बताइए, इसमें कोई सोशल स्टिग्मा है कि आप गुज्जर हैं? आप सर ने मुझे बोला कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट से शादी नहीं करते, वो तो हमेशा से, वो तो सोसाइटी में हमेशा से, इनफैक्ट हमारे ब्राह्मण्स के अंदर भी बहुत से ऐसी सूदन से शादी नहीं करते, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं सर को ये बोल रही हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो क्राइटेरियाज होते हैं जब आप किसी को कैटेगरी के अंदर डालते हैं तो उसके क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। वो ये क्राइटेरियाज नहीं होते कि कौन किसके साथ किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं। और लोकुर कमेटी, सर ने तो पढ़ा होगा क्योंकि ये खुद एडवोकेट हैं, लोकुर कमेटी के जो 5 क्राइटेरियाज है उसमें पहाड़ी बिल्कुल फॉल करते हैं। मैं ST1 वालों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो फिल्टर आउट होकर आए हैं लोकुर कमेटी की रिकमेंडेशन से या नहीं? अगर नहीं आए हैं तो वो ये ओवर क्लेम नहीं कर सकते कि पहाड़ी को रिजर्वेशन क्यों मिली और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने
हमारे इसको अप्रूवल दिया है, लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है और फाइनली हमने प्रेसिडेंट की असेंट से हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। तो इस तरीके की बात करना जो है वो बिल्कुल मैं कहूँगी कि इसको हम पूरी पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। जब आपके पास फैक्ट्स नहीं है, जब आपके पास फैक्ट्स नहीं होते तो आप डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाते हैं, ये कहते हैं कि हमें लोग गुज्जर कहते हैं। तो हाउ डज इट मैटर? इफ यू आर गुज्जर देन यू मस्ट प्राउड योर सेल्फ कि आई एम गुज्जर, आई एम पहाड़ी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम पहाड़ी। इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या, आप मुझे ये बताइए। वैसे तो सर ही इज एब्सोल्युटली राइट कि गांव से, जब मुझे लोग बोलते थे कि ये गांव से आए तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, इट्स नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर कोई गुज्जर ये सोचता है कि मुझे गुज्जर कहा और वो मेरे लिए इंसल्ट वाली बात है, तो फिर उसको खुद अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि फिर उसे कैटेगरी के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कोई बात नहीं होती है, ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन का बेस जो है वो सोशल स्टेटस हो सकता है। सर इज एब्सोल्युटली राइट कि एससीज के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, अनटचेबिलिटी करते हो, लेकिन किसी को किसी कम्युनिटी को उसी की कम्युनिटी के नाम को रिप्रेजेंट करना या उससे बुलाना वो बेइज्जती नहीं होती। तो इसीलिए पहाड़ीज जो हैं वो बिल्कुल एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल एनैक्टमेंट के थ्रू आए हैं और वो उनकी रिजर्वेशन वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आज़िम साहब, आपका रिप्लाई जानना चाहता हूँ मैं इस पे। देखो डिबेट लंबा होता जा रहा है, बट माय क्वेश्चन इज कि ठीक है, मैडम ने ये कहा कि आप गुजर हो, आप मैं अगर बोलूँगा तो मुझे प्राउड फील करना चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ कि मैं गुजर हूँ। इस बात का कंसेप्ट नहीं है मैडम। आप किस चीज़ को लेके, आपका गुजर का जो स्लोगन है वो किस वक्त पे यूज़ किया जाता है और किस चीज़ को लेके यूज़ किया जाता है, उसके हज़ारों एग्जाम्पलें आपके सामने हैं। ठीक है, मैं आपको नहीं, प्लीज़ मैडम, अर्बन एंड रूरल कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता। अर्बन रूरल कब ये क्राइटेरिया कब से आने लगे कैटेगरीज के लिए? ये कोई कंसेप्ट नहीं है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग मैडम, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैडम, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो किस वे में और किस चीज की, जब कोई गंदा काम या कोई गंदी चीज हो उस वक्त बताइए, ये साला गुजर, इसको समझ नहीं आती है। ये गुजर गांव से आया है। लास्ट टाइम भी वो किसी लड़की ने, कश्मीर की लड़की ने उठ के बोला था कि ये गुजर गांव से लोग आए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है कि भाई आपको, मैडम आप मेरी बात को ना फॉलो नहीं कर रहे हो बेसिकली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई आपको जब किसी गंदे काम के लिए या किसी गंदे पर्पस के लिए आपको वो जब वर्ड यूज किया जाता है ना कि ये गुजर है, जब कोई किसी को, फॉर एग्जांपल हम ग्रुप में बैठे, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, बोलेंगे ये कश्मीरी में एक वो होता था, मुझे कश्मीरी आती नहीं, बोलते हैं हाँ ये मुझे गुजर, इसको नहीं समझ आएगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके ऊपर वो सोशल स्टिग्मा है, जब आपके अंदर वो शाइनेस है कि आप जाके 100 लोगों के बीच में जाके, अगर फॉर एग्जांपल कश्मीरी लोग बैठे हैं या डोगरे बैठे हैं या 10 लोग हैं, आप जाके ओपनली ये नहीं कह सकते मैं गुजर, बोलेंगे आगे साला गुजर, इसको समझ नहीं आती। माई क्वेश्चन इज कि वो एक स्टिग्मे की टर्म में जब यूज किया जाता है ना, वो चीज उस चीज के लिए लोगों को पिंच होती है और वो एक शाइनेस का क्राइटेरिया है। उन 5 क्राइटेरिया में शाइनेस भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, ज्योग्राफिकली जितने गुजर पहाड़ों पे रहते हैं, आप चाहे आप भाईजान की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आप चीजें कहते हैं रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, पूरे कश्मीर के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने गुजर जो लोग हैं वहां पे, जो गुजर कम्युनिटी के लोगों का बिजनेस कहीं सिटी में सेटअप है? अनंतनाग में सबसे ज्यादा गुजर हैं। आप अनंतनाग में जाके सर्वे करवा लें कि कितने गुजरों की वहाँ शॉप्स हैं, कितने वहाँ पे कोई मतलब इस तरह कोई बिग बिजनेस सेटअप है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि ये लोग उम्र भर बेचारे जो हैं गाँव में रहने वाले हैं, दूर दराज के रहने वाले लोग हैं, कभी इनको मतलब वो शाइनेस के चक्कर में ये कभी लोगों के बीच में आना पसंद नहीं किया इन लोगों ने, कभी आने नहीं दिया गया इन लोगों को। तो आप जब वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को लेके क्या कहते हैं, रिजर्वेशन जब 1991 में मिली है सारी चीज़ें, क्या गवर्नमेंट ने उस वक्त जिस वक्त रिजर्वेशन दे रही थी, क्या उस वक्त ये सब क्राइटेरिया जो फुलफिल नहीं किए थे? क्या वो चीज़ें नहीं देखी थी? जहां तक बात कही आपने मैडम कि जो पार्लियामेंट ने पास किया, एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने पास किया, तीसरे हाउस ने पास किया, ठीक है, माना कि सिर्फ पूंछ चोरी के लिए पास किया। क्या जो बनी बिलावर के जो लोग हैं, क्या वो पहाड़ी नहीं है? क्या जो मेरे डोडा के लोग हैं वो पहाड़ी नहीं? क्या किश्तवाड़ के जो छात्रों का एक इलाका है, लोगों की मैं कहता हूँ क्या खस्ता हालत है। जो लोग वहां के होंगे उनको जाके पूछिए एक बार, क्या लोग वो लोग जो थे वहां के ओपन कैटेगरी के, वो डिजर्व नहीं करते थे? सिर्फ पूंछ और राजौरी। माय क्वेश्चन इज कि सिर्फ 2 क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही क्यों दिया गया? क्योंकि वो एक पॉलिटिकली गेम थी, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए गेम थी, जो कि अल्टीमेटली उनको भी अपने क्या कहते हैं मुंह की उल्टी खानी पड़ी। ये डिबेट जो है लंबा खींच रहा है, तो 30 सेकंड मैं हर एक को दे रहा हूँ। खासकर जो ओपन मेरिट का कंसर्न है, उस पर हर एक की क्या राय है। पहले प्रीति जी आपसे मैं जानना चाहूँ, लगातार हम देख रहे हैं कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस पे। दूसरी जमात जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वहीदुर रहमान परा, उनका भी ये कंसर्न है। ओवरऑल हर एक का वहाँ पे कंसर्न, ये वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर जो कंसेप्ट है वो ख़त्म होना चाहिए, जैसे कि कुछ IAS ऑफिसर जो है वही रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है उठा रहे हैं। तो आप को क्या लगता है?
बिल्कुल इनका जो कंसर्न है उस पर मैं भी बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ कि इनका कंसर्न सही है, प्रोवाइडेड कि वो कंसर्न किस तरीके से ये अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, बिकॉज इनको भी देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो रेशनलाइजेशन की ये बात करते हैं उसका एक बेस होता है, क्योंकि इलॉजिक बातें नहीं हम कर सकते कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। रेशनलाइजेशन का एक बेस होता है। अगर उस रेशनलाइजेशन के बाद इनकी पॉपुलेशन यानी ओपन मेरिट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और रिजर्व कैटेगरीज की कम होगी तो रेशनलाइजेशन होगी, क्योंकि वो हम रोक नहीं सकते, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अभी बेबुनियाद बातें करना बिना किसी डेटा के अगर हम बातें करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। और जहां तक बात रही कैप की, वो मैं इनको गिन के बता चुकी हूँ पूरा काउंट करके कि कैप क्रॉस नहीं हो रही। तो इनका कंसर्न भी इंपॉर्टेंट है, बाकियों का कंसर्न भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एक कम्युनिटी अगर किसी चीज़ का फायदा उठाती है तो वो दूसरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करेगी। वो कभी भी अपने आप को वो ओवर क्लेम नहीं कर सकती कि हमें फायदा मिला तो दूसरे को फायदा क्यों मिला। तो ये चीज़ बहुत गलत है। देखिए मेरे भाई साहब का कंसर्न बड़ा जेन्युइन मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं SC ST OBC के भी ओपन में भी फॉर्म भरते हैं। ओपन तो सबके लिए ओपन है, वो कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के लिए ओपन नहीं है। जनरल कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट है वो सारी कम्युनिटीज़ उसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो दूसरा इन्होंने जो एग्जाम्पल दी कि 50 से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, अगर उसको स्टिक करते तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं था। मगर उसके बावजूद सारे J&K में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक 27% OBC को मिला, तो J&K में क्यों नहीं मिला? 10% जब EWS की बात आई उसमें ना SC था, ना ST था, ना OBC था, फिर वो 50 की कैप क्यों हटा दी गई? देखिए कानून फिर ऐसा तो नहीं है कि जब बात आएगी SC ST OBC की तो कैप रहनी चाहिए, बात आएगी अपर कास्ट की तो कैप नहीं रहनी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर उसके लिए नहीं रहनी चाहिए तो उसके लिए भी नहीं रहनी चाहिए थी। तो वहां सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप हो गया? फिर वहां क्यों गवर्नमेंट एक्टिवेट हो गई? वही गवर्नमेंट जो बार बार एफिडेविट देती थी 50 हम क्रॉस नहीं करेंगे, वही गवर्नमेंट एफिडेविट देती है नहीं जी अब हम क्रॉस करेंगे। क्यों करेंगे? इसका मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही लोग बैठे हैं और उन्हीं के मामे चाचे के बेटे जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे हैं। तो ये नेक्सस है पूरा। जब इनकी बात आती है तो कानून अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन अलग हो जाती है, और जब बाकियों की बात आएगी तो वो फिर रकीबों वाली बात होगी, दुश्मनों वाली बात होगी, उनको क्रश किया जाएगा। तो अगर तो जनरल प्रिंसिपल सबके लिए एक हो जाए तो मैं कहता हूं जो मर्जी कर लो, फिर हम आपके साथ हैं। मगर आप सिलेक्टिव होकर जब करोगे फिर हमें इस बात पे एतराज होता है। क्यों आज तक 2% क्यों मिला ओबीसी को जब 27% यहाँ पे पॉपुलेशन का सेंसस हो चुका था, 52 से ऊपर था, क्यों 27 नहीं मिला? सबको 27 मिला, सब स्टेटों में मिला, यहाँ क्यों नहीं मिला? 2 मिला, फिर 4 क्यों किया गया? अब जब 8 किया तो सारी अपर कास्ट भी उसमें घुसेड़ दी। रिजर्वेशन हमें मिलती किसके खिलाफ थी? अपर कास्ट के खिलाफ। अब अपर कास्ट भी हमारी ओबीसी में है, हमें कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया तो उन्हीं के पास है। जो कमेटी बैठेगी, जो इंटरव्यू लेंगे, वो तो वही लोग होंगे। मैं भी क्वालिफाई करूंगा, एक उनका बंदा क्वालिफाई करेगा, किसको लगाएंगे? यही तो डिस्क्रिमिनेशन थी जिसके खिलाफ हमें मिला था कोटा। यही डिस्क्रिमिनेशन आपने हमारे अंदर घुसेड़ दी। अब आपका इससे कैसे निकलेंगे? तो ये इसमें हम तो वैसे ही लड़ रहे हैं। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर देता हूं। हम तो वैसे ही लड़ रहे हैं, वो जो साजिश करने वाले आरएसएस में बैठे हुए लोग हैं। मोहन भागवत ने कहा था मंच से, हम रिजर्वेशन का वो हाल कर देंगे कि तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगे रिजर्वेशन खत्म करो। तो मैं मोहन भागवत को यहां इस मंच से कहता हूं, मोहन भागवत, जब तक तुम ये साजिशें रचते रहोगे, हम भी एड़ी चोटी का जोर लगा के लड़ते रहेंगे, सरधड़ की बाजी लगा के लड़ते रहेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे लोग जाग कर अपना वोट कंसोलिडेट करके तुम्हारे सर पे नहीं बैठ जाते। तोसी भाई, जो प्रेजेंट JNK की बात करूंगा मैं, ज़्यादा क्या कहते हैं सेंटर का क्या क्राइटेरिया और नहीं है, यहाँ की जो भी इस वक्त जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका रिव्यू होना चाहिए। और जो RBA है और जो क्या कहते हैं ESW वगैरह या PSP है, जो भी कैटेगरीज हैं उनका रिव्यू होना चाहिए एज पर द पॉपुलेशन, कि जिस एरियाज़ के अंदर आप क्या कहते हैं 5 या 6 कैटेगरीज दे रहे हो, उसकी वजह से अगर जनरल कैटेगरी के लोग सफ़र करते हैं तो वो गलत है। तो दीपक जी आपका? मेरा मानना है कि सेंसस होना चाहिए। सेंसस होगा, जितनी जिसकी पॉपुलेशन होगी इतनी उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसके बिना और कुछ नहीं हो सकता। साहब लास्ट में आप एग्री कर रहे हो जो हमारे पैनलिस्ट? देखिए ठीक है, हमारे पैनलिस्ट के अपने अपने व्यूज़ हैं, मैं इनकी कदर करता हूँ, ठीक है, इनकी भी अपनी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, तो दे हैव टू से सर्टेन थिंग्स इन पैशन। बट मैं बार बार इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे, फैक्ट्स पे, ऑफिशियल डेटा पे लेता हूँ। JK PSC में 36% ही रह गया ओपन मेरिट का दायरा, 64% वो है। JK SSB की अगर हम बात करें तो 160% वर्टिकल है, 40% हॉरिजेंटल है। अब आप बोलोगे कैसे हॉरिजेंटल है? 15% SPOs के लिए, 15% गर्ल्स के लिए, 6% एक्स सर्विसमैन, 4% VDCs। तो अब ये 60% हॉरिजेंटल वर्टिकल, 40 हॉरिजेंटल, ये है JK SSB का हाल, जहाँ की मास कम्पीट करता है। तो इट हैज़ लाइक ब्रीच्ड लिमिट। पहले तो वो जो लिमिट हम लगाते हैं 50%, दैट वाज एन एक्सेप्शनल केस,
JNK तो वो उसका वो इट्स नॉट तमिलनाडु, इट्स नॉट बिहार, इट्स नॉट छत्तीसगढ़, इट्स नॉट कर्नाटका। JNK इज JNK। यहाँ की पॉपुलेशन डायनेमिक्स डिफरेंट है, आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी बनाओगे, ठीक है, जब अब नया सेंसस होता है उस वक्त आप रिवाइज करो, बट जो अभी अवेलेबल है 2011 का डाटा, उसके जो सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक जो डाटा है उस डाटा को कोरॉबरेट करिए, उनको रिफ्लेक्ट कीजिए रिजर्वेशन पॉलिसी में। कोई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मैं 10 बार बोल चुका हूं यहाँ पे, वी आर नॉट अगेंस्ट कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशंस, वी ओनली वांट रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इज आवर डिमांड, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। BR अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट, रूल इज द मेरिट इज द रूल एंड रिजर्वेशन इज द एक्सेप्शन। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे थे आज के इस डिबेट में। रिजर्वेशन का जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है आजकल। तो हमारे साथ थे मीर मुजीब साहब जो कि ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, उसके साथ प्रीति शर्मा जी जो पहाड़ी कम्युनिटी से है, एडवोकेट अजय सलोत्रा जी जो है, अशोक बसोत्रा जी जो है वो जो है OBC से है, तो एडवोकेट आजिम साहब थे और दीपक राणा साहब थे। आप भी अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।